हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। गाइस, आज हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस का अपना अगला वीडियो करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में कंसंट्रेशन यूनिट्स में वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मोलैरिटी को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। आज हम नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी होगा तो पीपीएम, ये तीनों जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारे बच गए हैं उसको करेंगे। क्लियर है? तो आज हम क्या क्या करेंगे? तो आज हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड पीपी। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मेलिटी। क्या देखेंगे? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या देखेंगे? नॉर्मेलिटी। तो गाइस, ये नॉर्मेलिटी क्या होगा? हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? मोलैरिटी। तो आपको याद होगा तो मोलैरिटी क्या था? तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था वो हमारी मोलैरिटी होती थी। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा? नॉर्मेलिटी भी बस वैसा ही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा? द नंबर मोल्स की जगह किसमें क्या जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होगा? द डेफिनेशन, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1 liter of solution. 1 liter of solution. 1 liter of solution. ये चीज याद रखना है किसमें? तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वो भी था क्या था? मोलैरिटी में हमारी क्या थी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या है? सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमारा n क्या हो जाएगा? तो n इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो आपको पता होगा ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो मोल्स हम कैसे निकालते थे? हमारा मोल्स निकालने का मेथड क्या था? हम जब n निकालते थे, n निकालने का, मोल्स निकालने का हमारा मेथड क्या था? तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है? क्या था हमारा? मोल्स देता था। ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट या इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वेट कह लो या इक्विवेलेंट मास कह लो, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट या इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होता है हमारा? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या होता है? W अपॉन में M इक्विवेलेंट। क्या होता है? W अपॉन में M इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? W अपॉन में M इक्विवेलेंट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? इन लीटर। लेकिन मेनली आपको क्या देगा? ml में देगा। तो अगर ml में हम इसको लेंगे तो हमारे क्या जाएगा? यहाँ पे
1000 हो जाएगा। n इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, यहाँ पे क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम। क्लियर है क्या? तो हमारा क्या हो गया, नॉर्मैलिटी हो गया। अब आपकी दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इक्विवेलेंट वेट का इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करें। तो वो तरीका मैं बताता हूँ पहले आपको, फिर इस पर इमेजिन कर सकते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, नॉर्मैलिटी क्या होती है, नॉर्मैलिटी होती है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर डे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। n इक्वल टू क्या होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। n इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर। इसको एमएल में करें तो 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एमएल, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, आगे हम देखते हैं। सॉल्व कर दूंगा। तो इसके बाद जो आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा वो यही आ रहा होगा, हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट तो हमें मालूम होता है, वो हमें निकाल लग जाता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका देख लीजिए। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे निकालेंगे हम इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट प्लस n फैक्टर डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, या डिवाइडेड ऑफ वैलेंसी, क्या कहते हैं कई बार, डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ सॉल्यूट। या मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। अभी n फैक्टर क्या है, उससे होगा ये n फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। ये n फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे लिए क्वेश्चन आता है हम इसका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, n फैक्टर जो हमारा सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, या तो सॉल्यूट हमारा क्या होगा, सॉल्ट होगा, या क्या होगा, एसिड होगा, या बेस होगा। तो n फैक्टर निकालने का बहुत ही तरीका है। और एसिड किसके लिए, और एसिड किसके लिए, हम एसिड के लिए, एसिड के लिए हम कैसे निकालते हैं n फैक्टर। तो फिर एसिड के लिए हम क्या निकालते हैं, तो एसिड का निकालना आपको n फैक्टर आप लिखोगे इसका n फैक्टर एसिड का होगा इसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इट्स n फैक्टर। एसिड के लिए क्या होगा, इसकी बेसिसिटी होगी n फैक्टर। अब बेसिसिटी मतलब क्या हो गया, कि कोई भी एसिड कितना H+ देगा वही उसी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी, किसके लिए, एसिड के लिए। ऐसे बेस के लिए क्या हो जाएगा, बेस के लिए क्या होता है, बेस के लिए क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑफ बेस इज कॉल्ड इट्स n फैक्टर, इज कॉल्ड इट्स n फैक्टर। क्या करें उसको, इसका n फैक्टर कहेंगे। तो हमारा किसका निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना मुझे, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, मान लो किसी बेस का, तो मान लो हमारा किसका निकालना है, NaOH का निकालना है। क्या निकालना है, किसका निकालना है, NaOH का। NaOH पानी में क्या बनेगा, क्या देगा, Na+ और OH-। इसकी एसिडिटी कितनी है, 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा, 23 + 24 + 63 कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में इसकी एसिडिटी कितनी है, 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। तो ये इसकी एसिडिटी, बेस के लिए इसकी एसिडिटी, और किसके एसिड के लिए इसकी बेसिसिटी n फैक्टर होती है। और फॉर सॉल्ट के लिए क्या होगा, तो द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस
is the number of positive ions is the valency is the n factor is the n factor for salt. किसके लिए? for salt. सॉल्ट के लिए n फैक्टर होगा. क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस. नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इज द n फैक्टर ऑफ सॉल्ट. तो सॉल्ट के लिए कोई भी सॉल्ट वाटर में कितने पॉजिटिव आयंस देंगे वो उसका n फैक्टर होगा. तो आई होप अब n फैक्टर आपको मालूम पड़ गया, तो आप किसी भी इक्विवेलेंट वेट रहते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो. क्लियर है गाइस? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट से इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं. तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं किसका क्या, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं. बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, वो आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. फिर हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी की. फिर हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी की. बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है. if 2 gram MgO and 2 gram MgO is present in 500 ml of its aqueous solution, 500 ml of its aqueous solution. Find its normality. तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी बताइए. तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. तो सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे. तो बहुत बेसिक सी बात है, नॉर्मेलिटी हम कैसे निकाल लेते हैं. हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए. तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000. तो वेट हमारा कितना दे रखा है, 2 ग्राम. कितने ग्राम है, 2 ग्राम. MgO का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा. तो देखिए MgO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है. Mg का मॉलिक्यूलर मास क्या है 24 और O का 16. तो MgO का कितना रहेगा मॉलिक्यूलर मास 16. n फैक्टर कितना होगा, तो MgO ये क्या है, सॉल्ट है. MgO क्या है, सॉल्ट है. तो ये जाके डिसोसिएट होगा, क्या देगा Mg2 + O2 माइनस. इसमें n कितना है, पॉजिटिव चार्ज है. तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव आयंस दे रहा है. तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा 40 अपॉन में क्या हो जाएगा 2. तो कैंसिल होकर 20. तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 20 इंटू 1000. वॉल्यूम हमारा कितना है 500. ये कैंसिल हो गया हमारा क्या आ गया 10. यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2. तो क्या हो जाएगा 2/10 मतलब 0.2. इसकी क्या आ गई नॉर्मेलिटी आ गई. कितनी आ गई 0.2 इसकी नॉर्मेलिटी आ गई. तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखते हैं हम अगला क्रम जो हमारा क्या है फॉर्मेलिटी. क्या है हमारा फॉर्मेलिटी. तो फॉर्मेलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं एक बार बहुत ही जल्दी से. फॉर्मेलिटी क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी क्या होती है. तो फॉर्मेलिटी होती है द नंबर ऑफ फॉर्मूला ऑफ 4 मोल्स, द नंबर ऑफ 4 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. देखिए मोलैरिटी जो बिल्कुल सिमिलर है. मोलैरिटी क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. और फॉर्मेलिटी क्या होगा, द नंबर ऑफ 4 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने 4 मोल्स प्रेजेंट है,
वो क्या होगी इसकी फॉर्मेलिटी, वही क्या होगी इसकी फॉर्मेलिटी। तो द नंबर ऑफ फोर मोल्स, द नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ solute, the number of four moles of solute present in, the number of four moles of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution is called its formula, is called its formality। उसको क्या कहते हैं, इसकी फॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called its formality। उसको हम क्या कहेंगे, उसकी फॉर्मेलिटी कहेंगे। क्लियर है इतना? समझ में आपको? द नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called its formality। उसको इसकी फॉर्मेलिटी देंगे। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ फोर मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये फोर मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेनली हमारा होता है कि फोर मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फोर मोल कैलकुलेट करने का तरीका होता है, फोर मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन फॉर्मूला मास, गिवन वेट अपॉन फॉर्मूला मास। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन फॉर्मूला मास। मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास, ये मोल्स निकालने का तरीका था। इक्विवेलेंट वेट निकालने का, इक्विवेलेंट मास निकालने, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या था हमारा, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे वेट अपॉन इक्विवेलेंट है, ये बिल्कुल सही है। वेट अपॉन में फॉर्मूला मास क्या होता है, वेट अपॉन में फॉर्मूला मास। क्लियर है? तो हमारा फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेलिटी इक्वल टू आपका हो जाएगा, फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में फॉर्मूला मास, वेट अपॉन में फॉर्मूला मास। मोलर मास तो ये क्या था, फॉर्मूला मास, अपॉन में 1 वॉल्यूम इन लीटर, लीटर। क्लियर है? अगर ml में वॉल्यूम हो तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में फॉर्मूला मास इनटू 1000 वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला मास का, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से क्या ड्राइव कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्मेलिटी के फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, अगर हमारा क्या हो, फॉर्मूला मास पता हो, वो क्या हो, फॉर्मूला मास पता हो। तो अगर हमें फॉर्मूला मास आता है, हम इस फॉर्मेलिटी को बहुत ही ईजी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मास हम कैसे कैलकुलेट करें, ये फॉर्मूला मास हम कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए बहुत ही ईजी तरीका है। देखिए, ये फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करें। तो फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने का, फॉर्मूला मास इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला मास इक्वल टू होता है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर, फॉर्मूला मास होता है आपका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर। अब ये क्या लिख दिया आपने, मॉलिक्यूलर मास का सुना होगा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का। तो देखिए, जो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, छोटी के लिए होता है।
लेकिन कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हम थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो उससे अलग होता है। वो क्या होता है, उससे मॉलिक्यूलर मास अलग होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास को कहते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। वो मॉलिक्यूलर मास अलग क्यों होता है चलिए मैं बताऊंगा आपको। जनरली जो फॉर्मेलिटी आया था वो किसके लिए आया था, तो आयोनिक कंपाउंड के लिए आया था। आयोनिक कंपाउंड के लिए आया था। फॉर्मेलिटी किसके लिए आया था, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए आया था। लेकिन अब ये सिर्फ आयोनिक ना रह के बहुत सारे और भी कंपाउंड में काम करता है। तो क्या होता है कई बार कि कुछ कंपाउंड कुछ स्पेसिफिक सॉल्वेंट में या तो डिसोसिएट हो जाते हैं, या तो क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, या एसोसिएट हो जाते हैं, या तो जुड़ जाते हैं या क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो उस डिसोसिएशन या एसोसिएशन के कारण क्या होता है, वो एक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हमारे सिंगल ना रहकर वो अलग में टूट जाते हैं। तो उस अलग से टूटने के कारण या वो टूटने के कारण या जुड़ने के कारण उनका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट हमारे थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट से अलग हो जाता है। इस डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कारण क्या होता है, कई बार मॉलिक्यूलर वेट अलग हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास जो रहता है वो अलग हो जाता है कैलकुलेशन से। ठीक है, तो उसी कारण से कहते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और ये ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके। और लास्ट टॉपिक में आएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर। उस ये भी यहाँ पे भी मैं डिस्कस करूंगा, आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर की झलक मिल जाएगी। देखो आयोनिक कंपाउंड्स को इसमें क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आयोनिक कंपाउंड है Na प्लस NaCl, ये क्या होगा Na प्लस Cl माइनस में टूट जाते हैं। ऐसे टूटने के कारण या क्या होता है, मॉलिक्यूल से कई बार टूटने के कारण या जुड़ने के कारण, डायमर्स बनाने के कारण, डिसोसिएट होने के कारण या एसोसिएट होने के कारण क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उससे डिफरेंट होते हैं, उससे हम कहते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए बहुत ही अच्छा है। एक चीज देखिए आपको यहाँ पे एक और नया फैक्टर देखने को मिलेगा। तो हम अगर फॉर्मेलिटी की बात करें, हमारा फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी इक्वल टू हमारा होता है वेट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एम। एंड मोलैरिटी हमारा क्या होता था, मोलैरिटी होता था हमारा वेट अपॉन में मोलर वेट या मोलर मास, ऐसा थ्योरेटिकल मोलर मास इनटू 1000 जो हम कैलकुलेट करके कहते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इन एम। यहाँ पे फॉर्मूला मास किसके इक्वल होता है, एम ऑब्जर्व। वैसे तो हम एम ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं फॉर्मेलिटी अपॉन में मोलैरिटी करूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 1000 वैल्यूम से ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया WT अपॉन में एम। ये न्यू क्या हो गया, ये इससे ये कट गया, पूरे से ये कट गया, ये फोर्थ फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। तो FT अपॉन में F नोट, ये हमारा क्या आ गया, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। इसी को जो हम कहते हैं आई, जो हमारा होता है क्या, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में समझ होगा क्या होता है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इक्वल आई। ये कहते हैं क्या कहते हैं इसको, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। क्लियर। तो हमारे फॉर्मेलिटी की बात करें, फॉर्मेलिटी हमारा इक्वल क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू आई और एफ इक्वल टू हो जाएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनटू मोलैरिटी। और वॉन्ट ऑफ फैक्टर हम किन के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो क्या हो, कभी किसी सिचुएशंस में एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाए। तो ऐसे कंपाउंड जो एसोसिएट या डिसोसिएट है तो उसके लिए क्या निकालते हैं, मोलैरिटी में निकाल के फॉर्मेलिटी निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास बना के ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है आई इंटू
मोलैरिटी। क्लियर है इतना? आई इंटू मोलैरिटी। तो इस पर हमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम हल्की से बात करेंगे पीपीएम का। इसकी बात करेंगे हम पीपीएम का। क्लियर है? तो जल्दी से हम एक माइक्रोलिस्ट कर लेते हैं। 1.22 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolve in 250 ml of benzene. Find its molarity and formula. ठीक है? तो फाइंड इट्स मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम गाइस? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमारा? हम पहले मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। और मोल्स निकालने के लिए क्या होता है? वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो वेट हमारा कितना दिया हुआ है? 1.22। अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड क्या होता है? C6H5COOH। यही ना होता है, C6H5COOH। इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। वैसे इसका कितना होता है मुझे तो याद है, क्या होगा? 122। कितना होगा इसका? 122। आप कैलकुलेट देख लो। तो 6 और 7 का 7 12 से बन जा 84। 84 और 6 इसका हो गया 84 और 6 कितना हो गया? 90 और क्या 30। 90 और 30 कितना हो जाएगा? 122। जैसे मोल्स कितने आ गए आपके, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 0.01 कितना हो जाएगा? 1/100 0.01। तो इतने मोल्स बेंजोइक एसिड थे। तो क्या हो जाएगा हमारा मोलैरिटी इक्वल हो जाएगा आपका 0.01 अपॉन में वॉल्यूम इन सॉल्यूशन किस में है? ml में। क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन में कितना? 250। ये भी कट गया 4 पे। हमारा कितना आ गया? 0.01 सॉरी मैं 0.01। ये हमारा आ गया 0.04। ये कितना आ गया हमारा? 0.04 मोलर। हमारी मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.04 मोलर। मोलैरिटी तो कैलकुलेट कर दिया। हम बात करते हैं फॉर्मेलिटी। आप किसी बात करते हैं फॉर्मेलिटी कैसे होगा? तो देखिए फॉर्मेलिटी आपने पढ़ा होगा, जो बेंजोइक एसिड है आपको पता होना चाहिए। तो ये बेंजोइक एसिड है C6H5COOH। अगर इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? C6H5COO- प्लस H प्लस। इसमें डिसोसिएट हो जाता है। क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन एक और स्पेशल कंडीशन है, देखा गया है कि जब हम इस बेंजोइक एसिड को इसमें बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तब क्या होता है कि C6H5 होता है C6H5 C डबल बॉन्ड OH क्या करता है? डाइमर्स बना लेता है। क्या करता है? डाइमर्स बना लेता है। किसके साथ? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिख लो आप C6H5 इनके साथ। इसको आप ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ देख लो। इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ देख लो क्या है। ये C6H5 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा क्या हो गया? OH डबल बॉन्ड C6H5 बीच में ये दोनों, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों जुड़ के डायमंड्स बना के एक मॉलिक्यूल बना लेता है। तो अब हमारा क्या जाता है? जो मॉलिक्यूलर वेट था वो इस सिंगल का मॉलिक्यूलर वेट नाम के, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? इसका डबल हो जाता है। जो मॉलिक्यूलर वेट हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे, इसका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट क्या जाएगा? इसके डबल हो जाएगा। तो हमारा आई जो होगा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 1 का फैक्टर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? m थ्योरेटिकल अपॉन में m ऑब्जर्व। तो m ऑब्जर्व हमारा क्या हो जाएगा? इसका
डबल, छोटी का डबल। तो एम टी अपॉन में एम ऑब्जर्व 2 एम टी, ये कट गया। तुम्हारा आई कितना हो गया, 1 फैक्टर 1/2। तुम्हारा फॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, फॉर्मेलिटी आ जाएगी आई इंटू मोलैरिटी। तो 1/2 इंटू 0.04 कितनी आ जाएगी, 0.03 फॉर्म और मोलर फॉर्म। तो ये हमारा क्या आएगा 0.02। तो इसकी फॉर्मेलिटी कितनी आएगी 0.02। आई होप आपको फॉर्मेलिटी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एक इसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो हम पढ़ लेते हैं इसका टेम्परेचर डिपेंडेंट की सारी कंसंट्रेशन यूनिट खत्म कर देंगे। उसके बाद 3 और बचेंगे जो हमारे कैसे होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर है, हम उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो वो हमारा क्या होता है, PPM। इसको क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। और ये किसके लिए होता है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो आपने अभी क्या पढ़ा था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जब किसी सॉल्यूशन में क्या होता है, कुछ हम सॉल्यूट ले रहे हैं, वो कैसा ले रहे हैं, उसका कुछ एक स्पेसिफिक मास हो, तो मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी कुछ ऐसा ही है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज टाइप का ही है, लेकिन बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। मतलब इसमें जो इसका कंसंट्रेशन होगा, इसका मास होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। मतलब 1 मिलियन पार्ट्स में 1 पार्ट इसका होगा। अगर हम 1 लाख सॉल्यूशन या 1 लाख लीटर सॉल्यूशन लेते हैं तो सिर्फ 1 लीटर ये सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि हम जब कोई ऐसा मान लीजिए खीर बनाते हैं, हमने खीर बनाया तो उसमें हम चावल डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, इसके अलावा उसमें कुछ इलायची पाउडर या इलायची डालते हैं, तो उस इलायची का कंसंट्रेशन उस खीर के मुकाबले क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही डाइल्यूट। तो ऐसी तरह से 1 मिलियन पार्ट्स में जो एक छोटा सा पार्ट होता है वो हमारा क्या होगा, तो उनके लिए ये होता है पीपीएम। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा पीपीएम का, तो पीपीएम निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻�6। तो 1 मिलियन पार्ट्स में जो इसकी कंसंट्रेशन होगी, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू पावर 6, ये हमारा क्या होगा, पीपीएम होगा। ठीक है, बस पीपीएम में आपको ये याद रखना है कि 10⁻6 मतलब 1 मिलियन पार्ट्स में से 1 पार्ट और किसी भी सॉल्यूट का है, कंसंट्रेशन टर्म है, तो उसको हम पीपीएम कहते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से हमने आज सारे के सारे क्या कर लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट टर्म खत्म कर लिया। तो आज हमने डिस्कस किया नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड पीपीएम। इससे पहले हमने 3 पढ़ा था, वॉल्यूम परसेंटेज, मास का वॉल्यूम परसेंटेज और मोलैरिटी। तो अगर आपको वो नहीं आते तो आप पिछले वीडियो लेक्चर हमें देख सकते हो। बाकी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी हेल्प हो सके और ये अच्छी चीज़ें, अच्छे कंसेप्ट यहाँ पे सीख सकें।